हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं चौधरी अमित महिला आपका पुनः स्वागत करता हूं वंदे मातरम डिफेंस एकेडमी में। जीके का जो पोर्शन स्टार्ट किया था बेटा, हमने बहुत दिन पहले किया था, अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कारणों से वो रेगुलर क्लास नहीं हो पाई, अब रेगुलर क्लास होगी। तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी या यूपीएससी और पीसीएस या आरएस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं और अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूं ये बहुत प्यारा सा प्लेटफॉर्म है। इस पे आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। हम बहुत बारीकी से मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा। सबसे पहले हम जीके में हिस्ट्री डिस्कस करेंगे बेटा, हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और एक मेरा छोटा सा वीडियो पहले भी आया था, उसमें हम भारत के प्राचीन इतिहास पर चर्चा कर रहे थे। पुनः हम चर्चा करेंगे, उसमें हम भरत की संतान वाला टॉपिक था, जिसको हम एक कबीले से हमने उसको लिया था। भरत एक कबीला हुआ करता था पहले, वहाँ से मैं पुनः स्टार्ट करूँगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री में भी बेटा सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे, गहराई से चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास विश्लेषण करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। प्राचीन भारतीय इतिहास जनरल स्टडी करेंगे, न कि जीके। जीके नहीं पढ़ेंगे। जनरल स्टडी का मतलब बहुत गहराई से अध्ययन करना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास पर फोकस डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, बहुत अच्छा। उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा करेंगे गहराई से। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, मिडवल इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे बच्चों, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री एंड मिडवल हिस्ट्री। एंड हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री बेटा। तो कंसीडर करते हैं, ध्यान देते हैं। आपको डिस्कस किया हुआ था मेरा ये, सबसे पहले हमने चर्चा की थी भारत के इतिहास में। मैंने उस समय बताया था आपको, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। महाकाव्य और पुराणों के आधार पर हिंदुस्तान इसका नाम पड़ा। भारतवर्ष, जिसे हम महाकाव्यों में और पुराणों में पढ़ते हैं, उस आधार पर भारतवर्ष, भरतों का देश इसे कहा गया। यहां के जो निवासी होते थे, यहां जो रहते थे, उन्हें भरत की संतान नाम से सुशोभित किया गया और वो भारतीय कहलाए। और वो क्या कहलाए बेटा? भारतीय कहलाए। भरत एक कबीले का नाम था। भरत जो शब्द आता है हिस्ट्री में, ये एक कबीले का नाम था। यह एक कबीले का नाम था बेटा, कबीला। कुटुंब कह सकते हो,
यह एक कबीले का नाम था, एक कबीला था ये। इस कबीले के नाम के आधार पर ही हमने अध्ययन किया। कबीला मतलब कुटुंब, कुटुंब। अब इसमें हम बात करते हैं प्राचीन, ये जो कबीला था प्राचीन, इस कबीले का नाम था भरत। और भरत की जो संतान थी, जो भारतवर्ष में रहते थे, जिसको भरतों का देश कहते हैं, वहां पर उन निवासियों को भारतीय नाम दिया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय बात करते हैं बेटा। जो प्राचीन भारतीय हैं, एंसेंट इंडियन, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। ये महाकाव्य और पुराणों में से लिया गया है। प्राचीन भारतीय अपने इस देश को क्या कहते थे? इस क्षेत्र को, विशेष क्षेत्र को क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप। जम्बू का मतलब है जामुन। यहां जामुन के पेड़ हुआ करते थे, जामुन। जम्बू का मतलब जामुन, जामुन के वृक्षों का समूह, जामुन के वृक्षों का समूह। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको मैं। जामुन के वृक्षों का समूह जिस क्षेत्र में होता था, वृक्षों का समूह, वो जम्बू द्वीप कहलाता था। प्राचीन भारतीय इस एरिया को, इस बेल्ट को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। तो जम्बू शब्द का अर्थ जामुन से है। रिमेंबर फॉर एवर। एक और बात इसमें आप ध्यान रखेंगे, जम्बू द्वीप में जामुन के वृक्षों का द्वीप, जामुन के वृक्षों का द्वीप, जामुन के वृक्षों का द्वीप, इसके जाना जाता था बेटा। प्राचीन भारतीय इसको जम्बू द्वीप कहते थे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में ईरानी, जो ईरान के लोग होते थे, ईरान के लोग सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे इसको। जम्बू द्वीप को ईरानी जो होते थे, इसमें आप लिख देंगे राज की बात। ये राज की बात है बेटा। प्राचीन भारतीय इतिहास में ये राज की बात है कि जो ईरानी होते थे, ईरानी क्या करते थे? इसको सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु नदी, इस द्वीप को, इस क्षेत्र को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे ईरानी। इस महाद्वीप को, उपमहाद्वीप को ईरानी जम्बू द्वीप, जिसको मैंने कहा है प्राचीन भारतीय, उस क्षेत्र को जम्बू द्वीप न कह करके सिंधु नदी से इसको जोड़ते थे, और जिसे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु शब्द से ही पड़ा है ये वर्ड हिंदू। प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द ईरानियों ने यूज किया था। इस उपमहाद्वीप
को, जो जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था, सिंधु नदी से जोड़ा और सिंधु ने कहकर के उन्होंने इसको क्या कहा, हिंदू कहा। तो हिंदू शब्द ईरानी लोगों ने यूज किया था, ये आप ध्यान रखेंगे, ये राज की बात है। सिंधु ने कहकर के वो हिंदू कहते थे इस क्षेत्र को। तो आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट क्या रहा, बाद में कालांतर में यही नाम फिर पूरे देश में, पूरे संपूर्ण पश्चिम में फैल गया, संपूर्ण पश्चिम में फैल गया प्यारे विद्यार्थियों। और इस संपूर्ण देश का, इस क्षेत्र का नाम जाना जाने लगा, इसी नाम से जाना जाने लगा, हिंदू। तो ये शब्द आप ध्यान रखेंगे, संपूर्ण पश्चिम में फैल गया, ये संपूर्ण पश्चिम में फैल गया, संपूर्ण पश्चिम में फैल गया ये हिंदू। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। एक और राज की बात, प्राचीन भारत के इतिहास में स्टार्टिंग बता रहा हूं, बिल्कुल आपको नाम से स्टार्ट किया बेटा। यूनानी, जो यूनानी थे, ईरानी वाली बात बता दी मैंने, अब बात करते हैं यूनान, यूनानियों की बात करते हैं। यूनानी जो थे वो यूनानी इस क्षेत्र को, इस विशेष क्षेत्र को जो जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था, उस क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया इंदे। ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। तो इंदे नाम यूनानियों ने दिया था इसको, जिसको अरबी भाषा में, जिसको अरबी भाषा में या अरब वाले, या अरब वाले हिंद नाम से पुकारते थे, हिंद नाम से पुकारते थे। तो इंदे आगे चल करके क्या पढ़ा, अरबी भाषा में हिंद। सिमिलरिटी देखो, इंदे हिंद नाम से पुकारते थे, इस विशेष क्षेत्र को पुकारते थे। तो कहने का मतलब है कि जो हिंद शब्द है, हिंद शब्द, यहां आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। हिंद शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बता दिया आपको, अभी हिस्ट्री बताइए पूरी। हिंद शब्द अरबी भाषा का शब्द है, अरबों ने इंदे को हिंद नाम से पुकारा था। तो यह शब्द अरबी भाषा का है, आप इसको फोकस कर लेना। यह अरबी भाषा का शब्द है, अरब, अरबी भाषा। रिमेंबर फॉर एवर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द यूपीएससी, आरएस, जो भी आप दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब में काम आने वाली चीज है बेटा। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे मध्यकाल की बात करें। तो मध्यकाल में आते आते इस देश को, मध्यकाल में आते आते, अब मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको, मध्यकाल में आते आते ये जो हिंद शब्द था, मध्यकाल में आते आते ये नाम हिंद की स्थान पर, हिंद का स्थान हिंदुस्तान पड़ गया प्यारे विद्यार्थियों। ये शब्द हिंद से बदल करके क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। तो यहां इस मध्यकाल वाले सिचुएशन में इस जम्बूद्वीप को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द जो हिंदुस्तान है,
ये वर्ड देखो, एक चीज और मैं आपको यहां बता देता हूं, ये जो स्थान वर्ड है, ये जो स्थान वर्ड है बेटा, ये वर्ड एक्चुअली स्थान है, स्थान ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखा रहता है। ये शब्द जो आया, हिंदुस्तान शब्द जो आया वो मध्यकाल में आया, और ये शब्द फारसी, ये फारसी शब्द है, ये फारसी शब्द है बेटा, ध्यान रखना, ये फारसी शब्द है। हिंदुस्तान कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी शब्द मैंने अभी बताया था आपको, हिंद जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, और जो शब्द आता है हिंदू शब्द से लिया गया है वो फारसी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा में इसे इंदे कहते थे, और अंग्रेजों ने, अब बात करते हैं धीरे धीरे कालांतर में, फिर जैसे अंग्रेजों की अपन बात करें, अंग्रेजों ने इंदे शब्द से ही इसको बना दिया इंडिया। इसको क्या बना दिया बेटा? इंडिया बना दिया। तो इंदे शब्द कहां से यूज हुआ था? अभी मैंने डिस्कस किया था, यूनान से हुआ था, और फिर अंग्रेजों ने इसको इंदे से क्या बना दिया? इंडिया बना दिया, जो आज काफी प्रचलित है। तो आपको मैंने ये पूरी हिस्ट्री बता दी बेटा, किस तरह से नाम पड़ा, किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर बात करें कि जो इंडिया शब्द है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया इस क्षेत्र का नाम, इस द्वीप का नाम, लेकिन ये कहां से बना हुआ है? ये इंदे शब्द से बना हुआ है। और ये सर्वप्रथम इंदे शब्द जो यूज किया था वो यूनानियों ने किया था। यूनानी, जो यूनानी होते थे, उन्होंने इस शब्द का यूज किया था इस क्षेत्र के लिए। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझना है। साथ साथ जो विद्यार्थी बहुत गहरा अध्ययन कर रहे हैं यूपीएससी का, तो अच्छे से नोट्स बनाते जाओ और इसको समझते जाओ, और डिस्कस भी करते जाएंगे हम लोग। अब मैं एक पॉइंट्स और बताना चाहूंगा इस क्षेत्र के बारे में, वो हम स्टडी करते हैं। एक विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत श्रृंखला के आधार पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, प्यारे विद्यार्थियों, विंध्य पर्वत श्रृंखला, सपोज करो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है ऐसे, इसके उत्तर में दैट इज नॉर्थ, और इसके साउथ में विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला के साउथ में और विंध्य पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ में, प्यारे विद्यार्थियों, इसको दो भागों में बांटा गया। किसको दो भागों में बांटा गया? जम्बू द्वीप को, जामुनों के वृक्षों का क्षेत्र, जम्बू द्वीप को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें दो प्रकार की भाषा बोले जाने वाले परिवार निवास करते थे। जिनमें से नॉर्थ में कौन थे, साउथ में कौन थे, उन पर आप प्रकाश डालेंगे। साउथ में द्रविड़, द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत था। द्रविड़, साउथ इंडियन द्रविड़ परिवार था ये। यहां के जो निवासी स्थानीय थे वो द्रविड़ परिवार वाले कहलाते थे। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले, यानी कि द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का यहां पर बहुमत था।
यानी कि बहुसंख्या में थे ये। और अब बात करते हैं नॉर्थ में कौन थे? इंडो यूरोपियन, इधर थे इंडो यूरोपियन नॉर्थ में, इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले परिवारों का बहुमत था, उनका बोलबाला था, बहुमत था। तो यहां इस जम्बू द्वीप को दो वर्गों में बांटा गया, विंध्य पर्वत श्रृंखला के आधार पर। उसके साउथ में कौन थे, उसके नॉर्थ में कौन थे, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है विंध्य पर्वत श्रृंखला जम्बू द्वीप को, भारत को दो भागों में बांटती थी। नंबर एक, इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले, और दूसरे थे द्रविड़ भाषा बोलने वालों का बहुमत था। तो इस तरह से दो वर्गों में हमने इसको बांटा। अब बात आती है एक और पॉइंट्स की, यहां पे बेहतरीन पॉइंट्स है ये। भारतवर्ष की या भारत की जनसंख्या का निर्माण, प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, वो कौन कौन सी थी? ये एक प्राचीनतम भारतीय इतिहास का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस मसले पर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो क्वेश्चन इज दैट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, विच टाइप ऑफ कम्युनिटीज, नस्ल किन लोगों की नस्लों के मिश्रण से हुआ, तो वो किस प्रकार हैं, उनका मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, उनकी व्याख्या कर रहा हूं। तो क्वेश्चन इज दैट भारत की जनसंख्या का निर्माण किन नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ। ये बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखने की बात है। भारतवर्ष की जनसंख्या का निर्माण किन लोगों के नस्लों की मिश्रण द्वारा हुआ? ये चार प्रमुख नस्लें थी, ये चार प्रमुख नस्लें थी बेटा, जो भारत की जनसंख्या का निर्माण करती हैं। चार प्रमुख नस्लें थी वो, इन नस्लों के लोगों के मिश्रण से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार। इनमें पहली नस्ल प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, इनमें पहली नस्ल थी प्यारे बच्चों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। दूसरी नस्ल के लोग थे
पोलियो मेडिटेरियन, पोलियो। दूसरे कौन थे बेटा? पोलियो मेडिटेरियन, पूरा नाम लिख लो, पोलियो मेडिटेरेनियन, पोलियो मेडिटेरेनियन। कहीं उससे तो ये नाम ही नहीं लिया जाएगा। पहली नस्ल प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, दूसरा पोलियो मेडिटेरियन, और तीसरी नस्ल थी बेटा काकेसाइड्स, काकेसाइड। और चौथी थी बेटा निग्रोएड एंड, वो भी इसी में शामिल करनी है, निग्रोएड एंड मंगलोयड, ध्यान से पढ़ना, ये मंगलोयड। इसको कुछ और मत पढ़ दियो बेटा, मंगलोयड। पहली कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, दूसरी कौन सी? पोलियो मेडिटेरेनियन, थर्ड काकेसाइड एंड निग्रोयड और मंगलोयड। ये चार प्रमुख नस्लों के लोगों से मिलकर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, रिमेंबर फॉरएवर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अच्छा क्वेश्चन है। अब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की जो सुविधा है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम 3 वर्गों में विभक्त करेंगे। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास, और नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, आता भी है ये, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया? दैट इज द लेवल ऑफ यूपीएससी। भारत का इतिहास 3 वर्गों में विभक्त है, यह सबको पता है प्यारे स्टूडेंट्स, लेकिन सर्वप्रथम यह कार्य किस इतिहासकार ने किया? एनी वन ऑफ द क्लास? यस, आगे बढ़ते हैं, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक बात लिख लो, अध्ययन की सुविधा के आधार पर, अध्ययन की सुविधा के आधार पर, अध्ययन की सुविधा के आधार पर भारतीय इतिहास को तीन वर्गों में विभक्त किया जाएगा या विभक्त किया गया। ये कार्य, ये सुकार्य किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम किया था? और ये इतिहासकार कौन से देश से आते हैं?
ये और गहरा क्वेश्चन हो जाता है। किस देश से बिलोंग करते थे? विच कंट्री? किस देश से बिलोंग करते थे, किस देश के थे? दो क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं बेटा, मैं आंसर दे रहा हूं। इनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। रस, आम रस पी लो, आम रस, जूस पी लो, जूस। इसका नाम था बेटा क्रिस्टोफ सेलियरस। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया था और ये जर्मन इतिहासकार थे। जर्मन हिटलर वाला जर्मनी से थे। ये जर्मन इतिहासकार हैं बेटा। ये श्रेय मिस्टर क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया था और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। हिटलर वाला जर्मनी, सब जानते हैं, हिटलर वाला जर्मनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से मैं बार बार क्लास लेकर के आऊंगा आपके समक्ष और बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे। कुछ क्लासें मैं लाइव भी लूंगा, उसमें आप लाइव आकर के अच्छे से उसको और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें मैं आपको। ये जो इतिहासकार था, ये 1638 से लेकर के 1707 तक था, एडी। 1638 से लेकर के 1707 तक इसका मामला पृथ्वी पर लाइव था। तो आगे की क्लास नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।